अपना पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका यील्ड पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं होता। देखिए यील्ड पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसका यील्ड पॉइंट होता है, जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनका हमारे पास ये यील्ड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास ये एक ग्राफ बनता है, यहां पे यील्ड पॉइंट आता है, तो ये यील्ड पॉइंट नहीं आएगा किन में से। देखिए कास्ट आयरन है यहाँ पे, तो कास्ट आयरन है, इसका यील्ड पॉइंट नहीं होता, कंक्रीट का नहीं होता, कार्बन फाइबर का भी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। तो डी इज राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो है। अगर आपको ये पता है तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो भी होगी उसको अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस से डिफाइन कर दूं, इसी की लिमिट है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, कि इसकी ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो मैं जानबूझ के उसकी वर्किंग स्ट्रेस कम रखूंगा ताकि वो सेफ रहे चीज। मैं 20 रख लेता हूं, मान लो कि 20 तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो वो काट के कितना आ जाएगा 5। तो 5 क्या होगा हमारा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यील्ड। देखिए थोड़ी सी इसमें कई बार क्वेश्चन में गड़बड़ दे देता है, किस तरह से दे देता है कि यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस की जगह यहाँ पे क्या देता है, यील्ड स्ट्रेंथ दे देता है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेस मिले या यील्ड स्ट्रेस मिले, ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस आपने क्लिक कर देना, ठीक है। मोस्टली हमारी बुक्स में यही दिया होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। कई बार जानबूझ के दोनों देता है, तो आपने पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर जवाब देना है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस का नहीं दिया हुआ, देखिए ये क्या है, ये है वर्किंग स्ट्रेस ऊपर दे रखा है, तो वर्किंग स्ट्रेस ये तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल है, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल है। यील्ड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ये भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल है। तो दो हमारे ये कैंसिल हो चुके थे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ये भी नहीं है, तो हमारे पास ये है यील्ड स्ट्रेंथ है और वर्किंग स्ट्रेस, इनकी रेशियो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। द इलोंगेशन ऑफ बार 0.5 mm, इसकी 0.5 mm इलोंगेशन हो चुकी है। व्हेन ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर acts on it, determine original length of the bar if modulus of elasticity is 150 into 10⁻³ ये 10⁻³ है, गलती से ये 103 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे देख लेना। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमेशा याद रखो हमारे पास ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया, और ये क्या होता है स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो हम इसे ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से, तो ये किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, P बाई ए मल्टीप्लाई एल बाई डेल्टा। तो हमारे पास ये डेल्टा एल उस साइड ले जाएं तो डेल्टा एल क्या बन जाएगा क्वेश्चन में, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई, ये बन जाएगा। तो आपने हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा जितना मर्जी जहां पे मर्जी चले जाओ, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये सारे क्वेश्चन सर इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमारे पास 0.5 ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है डेल्टा एल, वन चीज ये हमारे पास गिवन है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है तो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेस जो दे रखी है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस क्या होती है लोड पर यूनिट एरिया, तो इस दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, P बाई ए की जगह 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ओरिजिनल लेंथ जो दे रखी है उसकी वो डिटरमाइन करनी है ओरिजिनल लेंथ, और E
ई गिवन है, सॉरी ई गिवन है, तो यहाँ पे ई तो रह क्या गया, एल ही तो रह गया ना। एल को एक साइड रखना है, बाकी सारे को एक साइड रखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आता है। कैलकुलेटर उठाइए और ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद एल की वैल्यू मुझे कमेंट में बताएंगे कि एल की वैल्यू कितनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अलॉय स्टील। तो देखिए पहला है कि अलॉय स्टील के लिए स्टेटमेंट कहता है कि कौन सी सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, दे कंटेन्स कार्बन मोर देन 2%। देखिए 2% से जो ज्यादा होता है वो तो स्टील होता नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है 2.1% से ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने रफ आइडिया दे रखा है ना, तो हम 2% से ज्यादा को क्या कह रहे हैं, कास्ट आयरन। ठीक है, तो वो स्टील नहीं रहता ना, कास्ट आयरन बन जाता है। तो नेक्स्ट दूसरा है, दे आर डक्टाइल। हाँ ये सही है कि डक्टाइल होते हैं वो। सी है, दे हैव लो रिजाइलेंस। ठीक है, दे हैव लो रिजाइलेंस एंड टफनेस। ये तो गलत है, टफनेस तो बढ़ती है। ठीक है, स्टील में टफनेस होती है। ऑल ऑफ द, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रहा है, ये बी ऑप्शन बन रहा है, दे आर डक्टाइल। तो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस अलॉय। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो फेरस का अलॉय पूछ रहा है, तो ब्रास में आप बता सकते हैं कॉपर और जिंक होता है। एल्यूमिनियम के अलॉय में एल्यूमिनियम से है। तो हमारे पास कास्ट स्टील जो है वो हमारे पास राइट आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर व्हेन अलॉयड विद जिंक। तो यहां से फिर से आ रहा है, देखिए कॉपर को जिंक के साथ मिलाया जाता है। कॉपर को जिंक के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ब्रास। ब्रास बन जाता है। और ये आपको कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि कॉपर और जिंक वाला मतलब ब्रास वाला, ब्रॉन्ज वाला, ठीक है, बेबिट वाला। मोस्टली बेबिट का तो आपको मैं सही बताऊं तो बहुत कम हमें यूज होगा, ब्रास और ब्रॉन्ज ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर और टिन जब मिल जाते हैं, कॉपर और टिन, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे पास, कॉपर और टिन मिलने से ब्रॉन्ज बन जाता है, ब्रॉन्ज। तो हम मोस्टली यही 2-3 तो हैं यार, ठीक है, उसी को याद करना है, वही बार बार रिपीट होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लास्टिक मटेरियल विच डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज व्हेन हीटेड आर। तो कहता है कि प्लास्टिक मटेरियल वो बताओ कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई प्लास्टिक मटेरियल है, उसको हम गर्म करें और उसमें कोई केमिकल चेंज ना आए, जैसा है वैसा का वैसा रहे। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे थर्मोसेट्स जो होते हैं उसमें हमारे पास ये होता है कि जो गर्म करने पे वो अपनी शेप या साइज चेंज नहीं करता और अपने केमिकल चेंजेस नहीं आते। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो थर्मोसेट है। थर्मोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो थर्मोप्लास्ट को अगर आप गर्म करोगे तो वो चेंज कर लेता है अपनी साइज या शेप, वो अपनी चेंज कर देता है और जिसमें आप ढालना चाहते हो दोबारा उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेट्स में क्या है कि नहीं, एक बार जो बन गया साइज वो बन गया। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी ट्रांसमिट फोर्स विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। देखिए फोर्स को ट्रांसमिट करना है, जैसे हमारे पास यहाँ एक वुड है, यहाँ एक वुड है, इनको मैं ज्वाइन कर लूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको फोर्स लगाऊं, ठीक है, इसको फोर्स लगा रहा हूं मैं, और इसको मूव करने से ये भी मूव हो, मान लो, ठीक है, मैं इसको मूव करूं जी, ये भी आगे की ओर मूव होगी, मैं इसको पीछे की ओर खींचूं, ये भी पीछे ओर खींचेगी। तो ये फोर्स कौन ट्रांसमिट कर रहा है इन दोनों को, ये कोई ए पार्ट है, ये कोई बी पार्ट है मान लेते हैं। तो हमारे पास ये है जो इसको, जो फोर्स को ट्रांसमिट कर रही है, आगे दे रही है फोर्स को, और खुद नहीं डिफॉर्म हो रही। खुद मान लेते हैं कि ये हार्ड वुड है या कोई स्टील है, कोई आयरन है, जो अपनी शेप चेंज नहीं कर रही है। तो जब भी ऐसी कोई बॉडी होती है जो फोर्स ट्रांसमिट करती है और खुद को चेंज नहीं करती, अपनी शेप चेंज नहीं करती, अपना साइज चेंज नहीं करती, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम रेजिस्टेंट बॉडी कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग इन कास्टिंग प्रोसेस।
तो हमारे पास देखिए 2 डब्बे होते हैं। अगर आपने कास्टिंग की प्रोसेस की है तो हम पहले 2 डब्बे तैयार करते थे जिसमें मिट्टी डालते होते थे। डिप्लोमा में बहुत मजा आता था ये चीजें करने में, ठीक है। उसके 2 डब्बे मिट्टी से भरते थे, ठीक है। तो ये 2 डब्बे होते थे, इन दोनों को आपस में उल्टा रख देते थे, ठीक है। अगर आपको याद है ये प्रोसेस, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास 2 होते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है उसका नाम होता है कॉप, नीचे वाला का होता है ड्रैग। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ कास्टिंग फ्लास्क इज कॉल्ड सी। हमारे पास सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ड्रैग। नेक्स्ट चलते हैं। कास्टिंग रेप्लिका यूज टू मेक द कैविटी। देखिए रेप्लिका का क्या मतलब है कि उस जैसी, कास्टिंग के जैसी, ठीक है, उसका नकल कह दें, उसकी जैसी कह दें। तो वो कौन सी होती है? तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न जो होता है वो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इस तरह का शेप बनाना चाहता हूं, ठीक है, मैं इस तरह की कोई शेप बनाना चाहता हूं, तो पहले इस तरह का पैटर्न बनाऊंगा ना, इस तरह का पैटर्न तैयार करूंगा, उसको कास्टिंग के लिए बनाने के लिए तैयार करूंगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न होगा वो एग्जैक्ट होगा, ये रेप्लिका होगा। किसका होगा? वो हमारे पास जो तैयार करना प्रोडक्ट, जो कास्टिंग तैयार करनी है उसका रेप्लिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय हीटिंग देम बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, आप थोड़ा सा देख लेना, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूजिंग नॉन फेरस फिलर मटेरियल। तो ये देखिए बिलो है ना, बिलो की आप हमेशा याद रखो कि सोल्डरिंग होता है। 450 से बिलो जब भी करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे 450 डिग्री सेंटीग्रेड याद रख लो, एक लिमिट है यहाँ पे, याद कर लो कि 450 है। अप करेंगे तो ब्रेजिंग, ठीक है, ब्रेजिंग, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे करेंगे, लोअर पे करेंगे तो सोल्डरिंग। तो हमारे पास सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन इज लो ड्यू टू। कि थर्मल एफिशिएंसी जो है वो कम क्यों होती है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी एसआई इंजन, एसआई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन का मतलब होता है पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में आपको पता है कि कंप्रेशन रेशियो बहुत कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द डीजल इंजन। तो हमारे पास डीजल इंजन में कंप्रेशन, जो सीआई इंजन होता है या कंप्रेशन इग्निशन वाला होता है, एक देखिए एसआई होता है और एक सीआई होता है। तो सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन, यहाँ पे डीजल इंजन होते हैं, ठीक है, डीजल होते हैं, और ये हमारे पास स्पार्क इग्निशन वाले पेट्रोल इंजन होते हैं। तो पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो वो एज कंपेयर टू का जो कंप्रेशन इग्निशन है उससे कम रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लो कंप्रेशन रेशियो के कारण थर्मल एफिशिएंसी थोड़ी एसआई इंजन की कम होती है। किससे कम होती है? कंप्रेशन इग्निशन वाले इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन ड्रिलिंग मशीन विच प्रोसेस इज नॉन एज रीमिंग। देखिए रीमिंग क्या है? ड्रिलिंग प्रोसेस, देखिए हम होल ड्रिल कर देते हैं, ठीक है। हमने मान लीजिए कि हमारे पास होल है यहाँ पे, वो ड्रिल करना था, 13 mm का करना था, कोई ड्रिल करना था, तो मैं जानबूझ के उसे 12.5 का कर लूंगा पहले, ताकि उसकी जो फिनिशिंग है, उसकी फिनिशिंग लाने के लिए अलग से प्रोसेस करें। जब फिनिशिंग लाने के लिए काम करते हैं वो उसको हम कहते थे रीमिंग। तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग अ ड्रिलिंग होल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दो रेडिएशन पायरोमीटर कौन से होते हैं? जैसे सन है, अब सन का टेम्परेचर कहता है कि पता करो सन का टेम्परेचर कितना है, इतने इतने हाई टेम्परेचर को पता करना है, कैसे पता करें? तो उसके लिए पायरोमीटर होते हैं हमारे पास। तो वो जो वर्क करते हैं वो प्रिंसिपल कौन सा है? वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो हमने याद रखना हमेशा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है उस पे, इसको फोर्थ पावर भी लॉ भी कह देते हैं ना, आपको अगर याद हो, टी रेज़्ड पावर 4 होता है, इसलिए उसका हम स्टीफन बोल्ट्जमैन को फोर्थ पावर वाला लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट। तो जूल क्या कहता है? जूल कहता है कि इंटरनल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो एक्चुअली क्या चीज बढ़ रही है, वो हम क्या करें, कह सकते हैं किस में मेजर कर सकते हैं, वो बढ़ सकती है टेम्परेचर।
तो हमें जो ऑप्शन है इसका वो पता चल गया सी। तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर याद हो तो आपको हम केल्विन को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और जो आपको आंसर पूछा था वो आंसर जरूर देना, क्योंकि वो अच्छी मतलब उसके कैलकुलेशन करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। और जितना आगे बढ़ते जाओगे इसको प्रैक्टिस को करते जाओगे उतना हमें इजी लगने लग जाते क्वेश्चन। देखिए हम जब कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर आया, एक बच्चा कहता है कि ये आसान था, ठीक है, इजी था, ये तो क्वेश्चन इजी था ना, मैंने जो कही वो इजी इसलिए लगते हैं कि उसने ऑलरेडी कर रखे होते हैं। जो चीज ऑलरेडी कर रखी होती है ना, उसको जब दोबारा करते हो तो आपको इजी लगती है। लेकिन अगर आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी तो आपको डिफिकल्ट लगता है। तो मैं यही होप करूंगा कि आपके साथ बना रहूं और ज्यादा आपको वीडियोस देता जाऊं, और ताकि ये क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती जाए। बस आप एक काम करिए, इसको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। और लाइक जरूर करें वीडियोस को, शेयर करने से वीडियो काफी फैलेगी, ठीक है, आगे बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच।